आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव पे चर्चा करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि वायु की अनुपस्थिति में पदार्थ जलना क्यों बंद कर देता है। तो आप लोगों को पता होगा कि वायु में जो है ऑक्सीजन की मात्रा होती है और कोई पदार्थ तभी जलता है जब उसमें जब वहाँ पे ऑक्सीजन होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई पदार्थ जलना नहीं जल सकता है। तो यहाँ आंसर इसका कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन किसी पदार्थ के जलने में क्या होता है, सहायक होता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जो है वह किसी भी पदार्थ को जलने में क्या होता है, सहायक होता है। अतः वायु की अनुपस्थिति में पदार्थ जो है जल नहीं सकता है, क्योंकि जब वायु नहीं होगा तो ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होगा और वो पदार्थ नहीं जलेगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि जल के विद्युत अपघटन में एक प्रखनली में एकत्रित गैस का परिमाण दूसरे से दुगुना होता है, उस गैस का नाम क्या है। कह रहा है कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 2:1 के परिमाण आयतन में मिलता है, इसलिए इस गैस की आयतन दूसरे से दोगुनी पाई जाती है। पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि जल में विद्युत अपघटन में एक प्रखनली में एकत्रित गैस का परिमाण दूसरी से दोगुने क्यों है और उस गैस का नाम क्या है। तो दुगुने का वजह है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात जो है 2:1 और परिमाण आयतन में मिलती है, इसलिए एक गैस का अनुपात दूसरे से दोगुनी होता है और उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन आपका है कि सोडियम को किरोसिन में डुबोने पर सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम जो होता है वह अत्यधिक क्रियाशील होता है, विक्रियाशील धातु होता है, जो अगर खुला रख दिया जाए, खुला वातावरण में रख दिया जाए, खुली वायु में रख दिया जाए तो उसमें साधारण ताप पर ही क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग लग जाता है। ऑक्सीजन से वह अभिक्रिया कर लेता है स्वतः और उसमें आग लग जाती है। अतः यह जल न जाए, इसे बचने के लिए जो है किरोसिन के तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है। तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण जो है सोडियम धातु खुला रखने पर वह अत्यधिक क्रियाशील धातु है, विक्रियाशील धातु है। अगर उसको खुला रख देंगे तो वह क्या होगा, साधारण ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगता है। अतः यह जल न जाए, तो इस जलने से बचने के लिए इसको किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उसकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो ये तो आपको सिखाया गया है पहले से, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना, ये ऑटोमेटिक आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका संयुक्त अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए, या फिर उसको संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। कह रहा है कि अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके, या 2 से 2 अभिकारक जो है संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे ही संयुक्त अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि CO2 हो गया प्लस H2O हो गया, तेल का निशान CON2OH2। कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जल में, CO का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसमें अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आपको ये परिभाषा लिखना है और ये आपको आपका सूत्र लिख देना है, हो गया, इसको लिखने की जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब लाल तप्त लोहे पर
जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है, समीकरण के साथ बताना है। तो कह रहा है कि FeO3 बनता है एवं H2 गैस निकलती है। अभिक्रिया हो गया इसमें 3Fe प्लस 4H2O, 3 का निशान, Fe3O4 और 4H2। कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। कह रहा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह हल्के हरे रंग का हो जाता है। यह कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तु को हम पेंट या फिर जस्तीकरण क्यों करते हैं। पेंट करना या फिर जस्तीकरण करना, उस पर पेंट का परत ही चढ़ाना को जस्तीकरण कहते हैं। तो क्यों जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि लोहा जो है वह आर्द्र हवा के साथ प्रतिक्रिया या अभिक्रिया कर भूरे रंग के रासायनिक पदार्थ बनाता है, जिसको आमतौर पर हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। जब लोहे की वस्तु को पेंट या फिर जस्तीकरण दी जाती है तो वह हवा के संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण जंग नहीं लगता है। यही कारण है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट करते हैं। याद रखिएगा, लोहे की वस्तु को पेंट जो है उसको जंग से बचाने के लिए किया जाता है, ताकि लोहा क्यों जो है नम आयु के, मतलब लिखा हुआ है लोहा आर्द्र आयु, यानी नमी वाला जो हवा होता है उसके साथ अभिक्रिया करके उस पर जो है भूरे रंग का जो है एक रासायनिक पदार्थ को जमा कर देता है। ये रासायनिक पदार्थ जो है जिसको हम आमतौर पर इसको क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो जब लोहे की वस्तु को हम पेंट या फिर जस्तीकरण करते हैं तो वह जो है नम हवा के संपर्क में नहीं आता है और उसका क्या होता है, उस पर जंग नहीं लगता है और वो लोहा जो है लंबे समय तक हमारा सही और टिकाऊ होता है। तो इसलिए जो है लोहे की वस्तु को हम पेंट और जस्तीकरण करते हैं। जंग लगना किसे कहते हैं, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। कह रहा है कि वही बात हुआ, जब लोहे की वस्तु नई होती है और उसे नम वायु में खुले में छोड़ दिया जाता है तो वह वायु से अभिक्रिया करके उस पर क्या कर देता है, भूरे रंग की परत जमा देता है, परत चढ़ा देता है, परत जम जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं साधारण भाषा में। और इस जो है इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। और जंग का रासायनिक सूत्र होता है FeO3H2O। अगला क्वेश्चन है, विघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है क्यों। कह रहा है वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक सरल अणु संयुक्त होकर केवल एवं यौगिक बनाता है। कह रहा है वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक सरल अणु संयुक्त होकर यौगिक बनाते हैं। संयोजन जबकि वह अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें अकर्मक का दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटने की क्रिया को विघटन कहते हैं। अतः दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। इसमें जो होता है संयोग करता है, उसमें विघटन होता है। यहाँ पे संयोग यानी दो या दो से अधिक संयुक्त रूप से एक साथ जुड़ता है। और विघटन मतलब क्या बोलते हैं उसको, संयोजन में। विघटन में क्या होता है, दो या दो से अधिक सरल अणु जो है टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, अलग होने की क्रिया को विघटन और जुड़ने की क्रिया को संयोजन। तो इस तरह से ये दोनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, विपरीत है। अब अगला है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर क्या होता है, सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। कह कि अगर मैग्नीशियम रिबन को एकदम नम ठंडे वाले वायु यानी जिसमें नमी होता है, नमी वाले वायु के संपर्क में रहता है ना, तो उस पर सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत जो है मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले जो है रेगमाल से साफ करते हैं।
लिखा हुआ है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। कह रहा है वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक जल विलय कर आपस में एक अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं। यानी वैसे अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक जल में विलय कर यानी जल में घुल कर, ठीक है, घुलनशील पदार्थ बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और जैसे कि सोडियम सल्फाइड के जलीय विलयन में बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन के घोल डाला जाता है, तब वहाँ क्या होता है, BaSO4 का उजला अवक्षेपण प्राप्त होता है। इसका जो है इस तरह से ये सूत्र है, इसको याद भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सुधारण प्रकाश अपघटन अभिक्रिया को लिखे। सुधारण सहित जो है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया को लिखना है। तो कह रहा है वह अपघटन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। सुधारण सहित प्रकाश अपघटन अभिक्रिया को लिखना है, तो वह अपघटन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका सूत्र आपको ये हो गया। उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल जो है वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल, उसी को हम क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH, तीर का निशान NaCl प्लस H2O, सूत्र आप याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया को सुधारण लिखना है। वियोजन अभिक्रिया कह रहा है जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है, यानी एक यौगिक जो है टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है, तो वैसे अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब एक यौगिक टूटकर जो है दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों, कह रहा है यह सबल क्षार एवं निर्बल अम्ल का लवण है। इसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देता है, इसलिए जो है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन जो है क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। कह रहे जीवित रहने के लिए, हम जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। चावल, आलू, ब्रेड इत्यादि में कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए जो है इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो वही है पाचन क्रिया के दौरान जो है, यहाँ से आप याद कीजिएगा, पाचन क्रिया के दौरान जो है खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और यह जो है इसका जो छोटा छोटा टुकड़ा जो है कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है और यह जो है ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए शरीर के कोशिकाओं के लिए मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ जो है वह वायुरोधी बर्तन में रखने से अपचयन की गति धीमी हो जाती है और तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि इसमें उपचयन न हो सके। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या फिर गलित अवस्था में विस्थापित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण बताना। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है,
यानी जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण, उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं ना। ऊष्मा जिसमें खत्म होती है उसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण भी दिया हुआ है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र तथा इसके बनाने का अभिक्रिया बताना है तो संगमरमर को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3, यानी संगमरमर का दूसरा नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका जो है रासायनिक सूत्र है CaCO3। इसके निर्माण की प्रक्रिया जो है CaOH2 प्लस CO2, तीर का निशान CaCO3 प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आता है तब वे संक्षारित हो जाते हैं और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत जमना, तांबे के ऊपर हरी परत जमना, लोहे के ऊपर भूरी परत जमना, ये सब क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है और इसमें ऊष्मा का उत्पन्न होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्नलिखित की व्याख्या करें। तो यहाँ पे आप ये भी परिभाषा का याद कर सकते हो कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर ये क्वेश्चन का आंसर भी आप दे सकते हैं। तो इसमें जो है दो है, अपचयन, उपचयन और अपचयन। उपचयन क्या होता है कि किसी अभिक्रिया में पदार्थों का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। यानी पदार्थों का उपचयन कब होगा, जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगा और हाइड्रोजन की ह्रास, यानी ऑक्सीजन बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन जो है कम जाएगा, तो यही अभिक्रिया क्या कहलाता है, वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। इसमें एक सूत्र आप याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। फिर अगला है अपचयन, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का सिर्फ ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसको क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है द्विविस्थापन और विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या अंतर है। क्या जब कोई पदार्थ कम क्रियाशील तत्वों को अपने यौगिक से विस्थापित कर देता है तब वह विस्थापित अभिक्रिया कहलाता है। जब कोई अधिक क्रियाशील धातु या तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापित कर देता है तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर आगे है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। कह रहा है यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादकों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, यानी वैसे रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें अभिकारक और उत्पादक समीकरण के दोनों ओर जो है परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें समीकरण के दोनों ओर क्या होती है, परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसको संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संक्षारण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसके नियम के अनुसार दोनों तरफ द्रव्यमान समान होना चाहिए और यह तभी संभव है जब दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है, आवश्यक है। संक्षारण किसे कहते हैं, पीछे हम पढ़ लिए कि संक्षारण क्या होता है, जब लोहे की वस्तु नए होती है, चमकीली होती है और जब वह नम वायु के संपर्क में आता है तो उस पर भूरे रंग के परत जो है एक परत चढ़ जाती है जिसको
आमतौर पर जंग लगना कहता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संचालन कहलाती है। और विकृति गंधता क्या होती है? तो देखो, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक हवा में खुला रहता है तब उसका स्वाद एवं गंध में परिवर्तन आ जाता है। उपचयित होने पर तेल और वसा विकृति गंधिता हो जाती है तथा उसके स्वाद में जो है स्वाद तथा गंध में गंध बदल जाता है। आमतौर पर यह तैलीय एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो है खाद्य पदार्थ सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। कह रहा है कि वायुरोधी, फिर से पढ़ लेते हैं इसको। विकृति गंधिता क्या होती है? वसायुक्त तथा तैलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक हवा में खुला रखा जाता है, यानी जो हमारा खाने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो तेल से बना पदार्थ होता है, वसायुक्त पदार्थ होता है, वो लंबे समय तक अगर खुले हवा में रख दिया जाता है तो उसका स्वाद एवं गंध में परिवर्तन आ जाता है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? विकृति गंधिता कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विकृति गंधिता।